हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों टेस्ट मैच में व्हाइट जबकि ओडीआई और टी20 में कलरफुल जर्सी को पहना जाता है और आखिर सभी देश टाइम मशीन बनाने से क्यों डरते हैं। साथ साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ताजमहल का बिजली का बिल कितना आता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, आपने भी अपने शहर के मॉल्स, रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पर खुद से चलने वाली सीढ़ियां यानी कि एस्केलेटर्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये ऑसम सी टेक्नोलॉजी इस पूरी दुनिया में एक कंट्री में पूरे ही तरीके से बैन है। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं जापान की, जहां पर अभी हाल ही में अप्लाई किए गए एक लॉ के अनुसार 1 अक्टूबर के बाद से कोई भी इंसान जापान में एस्केलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इसके पीछे का कारण हर रोज हजारों की तादाद में लोगों का एस्केलेटर की वजह से इंजर्ड होना, साथ ही साथ आलस की वजह से उनके मोटापे का बढ़ना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी से जितना ज्यादा प्यार करता है वो मोटापे से उतनी ही ज्यादा नफरत करता है, जिसके चलते हुए अब जापान में कुछ इस तरीके के अजीब से लॉ को पारित कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 14। हम जब भी किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो हमें एक ही बीमारी की हजारों अलग अलग कंपनी की मेडिसिन देखने को मिलती हैं, जिसे देखने के बाद हमें यह लगता है कि शायद इंडिया में मेडिसिन को बनाना और बेचना काफी ज्यादा आसान है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। असल में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि अपनी मेडिसिन को लेकर काफी ज्यादा सख्त रहती है, जिसके चलते हुए बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इंडिया के अंदर मेडिसिन बनाने के लिए भी अलग अलग प्राण निकालू नियम मौजूद हैं। यानी कि ये नियम इतने ज्यादा टफ है कि एग्जाम्पल के लिए अगर एक मेडिसिन को आपके पेट के अंदर जाकर 20 सेकंड में डिसॉल्व होना है और सैंपलिंग में यह पाया जाता है कि वो मेडिसिन 20 सेकंड की बजाय 21 सेकंड ले रही है, तो उसके लिए भी मेडिसिन ओनर पर 2 साल तक की सजा या फिर उस पर 20 लाख रुपए तक के जुर्माने को ठोका जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर गाइडलाइंस के हिसाब से अगर किसी भी मेडिसिन में 0.00001% का भी सॉल्ट ज्यादा या फिर कम है, तो उस कंडीशन में भी उस कंपनी के ओनर को सीधा उम्र कैद की सजा की जा सकती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इंडिया के अंदर मेडिसिन बनाना और उसको बेचने के नियम में जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं है। फैक्ट नंबर 13। हम सभी को यह लगता है कि क्योंकि बीसीसीआई करोड़ों रुपए कमाती है तो वो अपने प्लेयर्स पर भी दिल खोलकर ही खर्च करती होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि कभी बीसीसीआई ऐसे ऐसे काम भी कर देती है कि वो हमें किसी चिंदी से ज्यादा नहीं लगती। असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन आप जब भी अपने फेवरेट इंडियन क्रिकेटर को हाथ में बैट पकड़े हुए बैटिंग करते हुए देखते हैं तो उस बैट को कभी भी बीसीसीआई के द्वारा उन प्लेयर्स को नहीं दिया जाता, बल्कि वो बैट अपने मॉडिफिकेशन के हिसाब से खुद प्लेयर्स के द्वारा ही खरीदा जाता है। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर फिर इन बैट्स की अपने आप में कीमत क्या होती है और आखिर वो कौन सा इंडियन बैट्समैन है जो कि सबसे ज्यादा कॉस्टली बैट का इस्तेमाल करता है। असल में नॉर्मली इन बैट्स की कीमत 35,000 रुपए के आसपास से शुरू हो जाती है और मैक्सिमम हमारे इंडियन बैट्समैन 45,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए के बीच के ही बैट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही बात अगर विराट कोहली की जाए तो वो 55,000 रुपए के बैट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि ये बैट भी सबसे ज्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट डेट में सबसे ज्यादा महंगा बैट सूर्य कुमार यादव के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सिर्फ एक पीस की ही कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 60,000 रुपए के आसपास होती है। तो गाइस, आज अगर आपने कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 12। आपने अभी तक बहुत सी गाड़ियों को फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और यहां तक कि पानी से चलता हुआ भी जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में एक ऐसी गाड़ी भी मौजूद थी जिसको कि वुड यानी कि लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए चलाया जाता था। असल में साल 1940 में सबसे पहली बार नीदरलैंड्स में कुछ इस तरीके की वुड पावर कार को भी बनाकर तैयार किया गया था, जिसको चलाने के लिए सबसे पहले एक चेंबर में अच्छी खासी क्वांटिटी में वुड को डालकर उन्हें नीचे से आग लगानी पड़ती थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही इस चेंबर में वो वुड जलना शुरू करती थी तो उससे गैस और एनर्जी दोनों ही प्रोड्यूस होती थी, जिसका कि इस्तेमाल इस गाड़ी के इंजन को पावर देने के लिए किया जाता था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया दोस्तों जब लोगों को यह रियलाइज हुआ कि उन्हें सिर्फ इस गाड़ी को 1 से 2 किलोमीटर चलाने के लिए ही एक पूरे के पूरे पेड़ को ही काटकर जलाना पड़ता था। अब क्योंकि ये चीज हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं थी तो आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा और तभी से ही ये वीडियो क्लिप और ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा रेयर बनी। फैक्ट नंबर 11। आज से कुछ समय पहले मैंने आपको ये बताया था कि यूएसए के एक इंजीनियर जोसेफ डिटूरी ने खुद को 100 दिन के लिए अंडर वाटर एक चेंबर के अंदर बंद किया था, ताकि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ इसके अपने शरीर के ऊपर होने वाले चेंजेस को भी मेजर कर सकें। हालांकि 100 दिन के बाद उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में जब दोबारा से उनका प्रॉपर चेकअप किया गया तो डॉक्टर्स को एक हैरत अंगेज बात पता चली है। असल में इस एक्सपेरिमेंट के चलते हुए जोसेफ की बायोलॉजिकल क्लॉक आज से 10 साल पीछे चली गई है और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उनके डीएनए में मौजूद लूप की लेंथ
इंक्रीज कर गई है, जिसके चलते हुए उनकी बॉडी में स्टेम सेल का अमाउंट लगभग 1000% तक बढ़ चुका है। एंड एज अ रिजल्ट जोसेफ अपनी एज से लगभग 10 साल जवान हो चुके हैं और इसका असर ना सिर्फ उनकी वर्किंग एफिशिएंसी पर पड़ा है बल्कि उनकी स्किन भी 10 साल के पहले जैसी ही टाइट और हेल्दी हो चुकी है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए हैं तो मे बी आगे आने वाले समय में इस दुनिया के रईसजादे अपने आप को जवान करने के लिए शायद इसी टेक्नोलॉजी या मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो नो डाउट ये चीज कुछ ज्यादा ही अजीब होगी। फैक्ट नंबर 10। गाइस, जितना परेशान तो आपको आपका कब्ज नहीं करता होगा, उससे कई ज्यादा परेशान तो हमें छोटे बच्चों की रोने की आवाजें करती हैं, क्योंकि टेक्निकली हमें समझ ही नहीं आता है कि भाई ये रो क्यों रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में बच्चों के साथ साथ आपकी ये परेशानी पूरे तरीके से खत्म होने वाली है। असल में भी हाल ही में ब्रिटेन और जापान की ज्वाइंट इनिशिएटिव के चलते हुए दुनिया में सबसे पहली बार ऐसी डिजिटल डिवाइस को भी बनाकर तैयार किया गया है जो कि बच्चे के रोने की आवाज को सुनकर बेहद ही आसानी से बता सकती है कि एक्चुअली में वो बच्चा रो क्यों रहा है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन दोनों ही कंट्रीज के इंजीनियर्स का ये कहना है कि ये डिवाइस ना सिर्फ पेरेंट्स को रिलीफ देगी बल्कि ये सही समय पर हमें ये भी बता देगी कि एक्चुअली में एक बच्चे को किस तरीके की तकलीफ हो रही है और हम उसे सही समय पर टैकल करके उसे एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। तो भाई लोगों, अब आप में से कौन कौन कहां पर छोटे बच्चों के रोने की वजह से परेशान हुआ है, अपने एक्सपीरियंस को अपने आकाश भाई के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में जितने भी ब्रिलियंट साइंटिस्ट रहे हैं वो हमेशा ही टाइम ट्रेवल के अगेंस्ट ही रहे हैं, क्योंकि उन सभी का ये कहना है कि जिस दिन हमने टाइम ट्रेवल करना शुरू कर दिया तो बूट स्ट्रैप पैराडॉक्स बेहद ही आसानी से हमारे अस्तित्व को खत्म कर देगा। अब आखिर ये पैराडॉक्स क्या है और ये किस तरीके से हमारे अस्तित्व को खत्म कर देगा, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आज मैं जवान मूवी को एक पेन ड्राइव में डाउनलोड करके अपनी टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए साल 2019 में चला जाता हूँ और वहां जाकर मैं शाहरुख खान और जवान मूवी की पूरी ही टीम को ये पेन ड्राइव उनके हाथों में दे देता हूँ, जिसके बाद मैं दोबारा से टाइम मशीन में बैठकर साल 2023 में वापस आ जाता हूं। तो अब इस कंडीशन में जरा ये सोचिए कि एक्चुअली में उस मूवी को बनाया किसने होगा, क्योंकि जवान मूवी की टीम जब तक इस प्रोजेक्ट को सोच पाती मैं वो पेन ड्राइव लेकर उन्हें उससे पहले ही वो पूरा प्रोजेक्ट बनाया दे चुका हूं। तो अब अगर इस कंडीशन में साल 2020 या 2021 में जवान मूवी की टीम उसी मूवी को रिलीज कर दे तो टेक्निकल बेसिस पर उस मूवी को कभी भी किसी ने बनाया ही नहीं होगा। और यही होता है बूट स्ट्रैप पैराडॉक्स, जिसमें फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट तीनों के ही इंसिडेंट एक लूप में काम करना शुरू कर देते हैं। अब इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हम एक्सीडेंटली कुछ ऐसे लूप्स को भी क्रिएट कर देते हैं जिसमें हम कुछ चीजों को ऐसा जनरेट कर देते हैं जो कि अस्तित्व में थी ही नहीं, या फिर जो चीजें अस्तित्व में होती हैं उनको ही खत्म कर देते हैं। साधारण शब्दों में अगर आज हम टाइम ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं तो हम हमारी नॉर्मल टाइमलाइन के साथ इतनी ज्यादा छेड़छाड़ कर देंगे कि जो इंसान टाइम ट्रेवल कर रहा है उसके साथ साथ जो इंसान टाइम ट्रेवल नहीं भी कर रहा है हम सभी के अस्तित्व को खतरे में डाल देंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि सबसे पहली बार साल 1945, उसके बाद साल 1974, लास्ट साल 1990 में 3 लोगों ने ओपनली दुनिया के सामने आकर यह बोला था कि उन्होंने टाइम मशीन को इन्वेंट कर लिया है, जिसके बाद सरप्राइजिंगली वो तीनों ही अपनी मशीन के साथ अचानक से ही गायब हो गए, या यूं कहूं कि उन्हें गायब कर दिया गया। क्योंकि सच यही है कि ना ही कोई साइंटिस्ट और ना ही कोई गवर्नमेंट टाइम ट्रेवल जैसी टेक्नोलॉजी को कभी अस्तित्व में लाना चाहती है। फैक्ट नंबर 8। मच्छर एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि हमें से बहुत ही कम लोगों को कभी पसंद आता होगा, क्योंकि एक तो जब भी हम सोते हैं तो 100% ये लोग हमारे कान के पास आकर शहनाइयां बजाने लगते हैं। साथ ही साथ ये शहनाइयां बजाने के साथ साथ अगर हमें काट ले तो हमें अलग अलग तरीके की बीमारियां भी देने लगते हैं, और इसीलिए हमें से अगर कोई भी इंसान मच्छर को उड़ता हुआ देख ले तो हम हुसैन बोल्ट से भी ज्यादा तेज जाकर उसे आकर खत्म कर देते हैं। लेकिन वहीं क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां पर अगर आपने मच्छर पर जरा सा भी हाथ लगा दिया तो वो हाथ सीधा सीधा सलाखों के पीछे ही नजर आएगा। असल में मैं बात कर रहा हूं भूटान की, जहां की एक परंपरा के अनुसार किसी भी प्रकार के जीव को मारना या फिर परेशान करना सबसे बड़ा पाप होता है, जिसके चलते हुए यहाँ के लोग मच्छर तक नहीं मारते। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर बाई चांस खुद यहाँ की गवर्नमेंट मच्छरों को मारने वाली दवाई का छिड़काव करती है तो यहाँ के लोग उन्हें ऐसा तक नहीं करने देते, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए भूटान एक ऐसी कंट्री बन जाती है जहां पर अगर आपने पब्लिक प्लेस पर मच्छर को मारा तो ये चीज सीधा सीधा आपको सलाखों के पीछे तक पहुंचा सकती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, स्विस बैंक का नाम जब भी हमारी जुबान पर आता है हमारे दिमाग में सबसे पहले काला धन या फिर ब्लैक मनी ही याद आती है। लेकिन आखिर स्विस बैंक के साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों है कि पूरी दुनिया का काले रंग से पेंट किया हुआ मोटी धनराशि या मोटा रकम हमेशा ही
इसके अंदर ही रखा जाता है। असल में ये कहानी शुरू होती है साल 1713 में, जब स्विट्जरलैंड ने एक ऐसे नियम को पारित किया जिसके तहत स्विस बैंक अपने यहाँ पर अकाउंट खोलने वाले किसी भी इंसान की इंफॉर्मेशन को किसी भी टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देगी। अब जैसे ये बात दुनिया भर के सामने आई, दुनिया भर के बड़े बड़े रईसजादों ने बहुत बड़े अमाउंट में मोटी रकम को इस बैंक के अंदर ही रखना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के पास काफी मोटा पैसा आने लगा। और आता हुआ पैसा तो किसी को बुरा नहीं लगता, इसलिए इसके बाद उन्होंने साल 1934 में बैंकिंग एक्ट को पारित किया, जिसके सेक्शन 47 में यह साफ तौर से कहा गया कि स्विस बैंक में अब अगर कोई भी इंसान अपने अकाउंट को खोलता है तो उसकी डिटेल ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी गवर्नमेंट, टैक्स एजेंसी या फिर किसी भी कंपनी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक्चुअली में ये लॉ इतना ज्यादा सख्त है कि प्रेजेंट डेट में अगर खुद स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ही ये पता करना चाहे कि स्विस बैंक में किसी भी अकाउंट जो मौजूद है उसमें कितनी धनराशि मौजूद है, तो खुद स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट आसानी से ये नहीं कर सकती। और मोर ओवर, अगर बुरी से बुरी सिचुएशन में भी किसी बैंक एम्प्लॉय ने किसी भी कस्टमर की कोई छोटी सी डिटेल कहीं पर भी शेयर कर दी तो सीधा उसे उम्र कैद की सजा कर दी जाती है। और इसलिए किसी भी देश पर काले धन का एक्चुअल डाटा कभी भी मौजूद नहीं होता। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों अभी तक तो आपने ये सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत लंबे समय तक हमारे पेड़ों की आंखें भी हुआ करती थीं। असल में मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, जहां पर सबसे पहली बार वॉर सिचुएशन में कुछ इस तरीके के फेक ट्रीज को बनाकर सैनिकों को उसके अंदर अपने एनिमीज पर नजर रखने के लिए बैठा दिया जाता था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि क्योंकि ये चीज पूरी दुनिया के लिए उस समय काफी ज्यादा नई थी, तो मैक्सिमम दूसरी कंट्रीज की आर्मी कभी भी इन पेड़ों को टारगेट करती ही नहीं थी। लेकिन बावजूद इसके क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सैनिक मौजूद हुआ करते थे, तो वो बेहद ही आसानी से अपने दुश्मन देश की सेनाओं की सारी एक्टिविटी को देख लिया करते थे। और वास्तव में उस समय जिसने भी इस चीज को बनाया होगा, भाई दिमाग तो सॉलिड ही लगाया होगा। फैक्ट नंबर 5। हमें अक्सर नॉर्थ कोरिया और उस कंट्री के लॉ काफी ज्यादा अजीब लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ नॉर्थ कोरिया तक ही सीमित नहीं है। असल में ऑस्ट्रेलिया के एक लॉ के अनुसार आप कभी भी एक बार में 50 किलो से भी ज्यादा आलूओं को नहीं खरीद सकते हैं और ना ही उन्हें कैरी करके कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सीधा का सीधा 2.5 लाख रुपए के जुर्माने को ठोक दिया जाएगा। इसके साथ ही आप ऑस्ट्रेलिया के बहुत से शहरों में पिजन को खाना भी नहीं खिला सकते, क्योंकि यहाँ के लोग कबूतरों को नेचर की एक बहुत बड़ी गलती मानते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का यह मानना है कि पिजन का काम सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाने का ही होता है। और इसलिए इस कंडीशन में अगर आप पिजन को खाना खिला देते हैं तो आप पर सीधा 3 लाख रुपए तक के जुर्माने को ठोक दिया जाएगा। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों बचपन से ही हमें स्कूल और कॉलेज में यह पढ़ाया जाता है कि एक स्नेक पूरी तरीके से बहरा होता है और वो सिर्फ और सिर्फ जमीन में मौजूद वाइब्रेशन की वजह से ही चीजों को रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि बचपन से लेकर अब तक हमें जो ये पढ़ाया गया ये पूरे तरीके से गलत है। असल में अभी हाल ही में यानी कि साल 2023 में की गई एक नई रिसर्च से बात पूरी तरीके से प्रूव हो चुकी है कि एक स्नेक भी कम लेवल पर आवाजों को सुन सकता है। हालांकि उसके सुनने की कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती है जितनी हम इंसानों की होती है, लेकिन टेक्निकल बेसिस पर एक स्नेक पूरे तरीके से बहरा नहीं होता, क्योंकि वो भी चीजों को काफी लो लेवल पर बेहद ही आसानी से सुन सकता है। नेक्स्ट टाइम अगर आपका कोई टीचर या फिर कोई भी इंसान आपको ये बोले कि स्नेक पूरी तरीके से बहरा होता है, तो फाइनली अब आप उसके प्योर आंसर को जानते हैं, तो प्लीज उनके साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में भारत की घुड़सवार टीम ने 41 साल के इंतजार के बाद गोल्ड मेडल को जीतकर हमारे देश का नाम और ज्यादा रोशन कर दिया है। फैक्ट नंबर 2। ताजमहल का बिजली का बिल कितना आता है? असल में गाइस आपने भी इस चीज को कभी ना कभी तो नोटिस जरूर किया होगा कि हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स में से एक मॉन्यूमेंट ताजमहल एक्चुअली में एक महीने में कितनी बिजली को खर्च करता है। असल में गाइस इसके बिल्कुल सटीक आंसर को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ताजमहल की मेन बिल्डिंग के आसपास आपको किसी भी तरीके की लाइट देखने को नहीं मिलती है, और ये पूरी ही इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में पहले ही कवर कर चुका हूं। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं छोटे शब्दों में आपको ये बता दूं कि अगर रात में ताजमहल के आसपास लाइट जलाई जाएगी तो उससे छोटे छोटे इंसेक्ट अट्रैक्ट होने लगेंगे, और वही अट्रैक्टेड इंसेक्ट अगर ताजमहल की मेन बिल्डिंग या फिर टॉम पर जाकर बैठेंगे या फिर उसको हिट करेंगे तो वो उस स्मारक को पूरे ही तरीके से खराब कर देंगे। और इसलिए ताजमहल की जो मेन बिल्डिंग होती है उसको रात में पूरे तरीके से अंधेरे में रखा जाता है। लेकिन बावजूद इसके भी ताजमहल की पूरी ही बिल्डिंग के अंदर अलग अलग तरीके के ऑफिसेज, म्यूजियम और सिक्योरिटी रीजन की वजह से अलग अलग तरीके की डिवाइसेस को लगाया जाता है, जिसके चलते हुए क्योंकि आगरा में टेम्परेचर चेंजेस काफी ज्यादा होते हैं और इसलिए समर सीजन में ताजमहल का बिजली का बिल एक महीने में लगभग 40 से 50 हजार रुपए का आता है, जिसे या तो आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी भरती है या फिर ASI। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर विंटर की जाए, जब मौसम काफी ज्यादा ठंडा होता है, तो उस कंडीशन में यही इलेक्ट्रिसिटी बिल गिरकर लगभग 10 से 15 हजार के आसपास रह जाता है। अब यहाँ पर यह बात पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा कि क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो यूनिट होता है उसके प्राइसेस अपने आप में फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो पहले के समय और मे भी आगे आने वाले समय में ये प्राइस फ्लक्चुएट कर सकता है, बट ऑन एन एवरेज अगर बात समर सीजन की जाए तो 40 से 50 हजार रुपए, जबकि विंटर में 10 से 15 हजार रुपए के आसपास ताजमहल
का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको हर महीने देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 1। आखिर क्यों टेस्ट मैच में व्हाइट जबकि ओडीआई और टी20 में कलरफुल जर्सी पहनी जाती है? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि प्रेजेंट डेट में हमें क्रिकेट में 3 अलग अलग फॉर्मेट देखने को मिलते हैं, जिसमें से बात अगर पहले फॉर्मेट की जाए तो उसमें सभी टीम्स सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर की ही जर्सी पहनी हुई हमें नजर आती है, जबकि बाकी के 2 फॉर्मेट के अंदर हर एक टीम की इंडिविजुअल अलग अलग कलर की जर्सी होती है। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर टेस्ट मैच में कलरफुल जर्सी और टी20 और ओडीआई में व्हाइट जर्सी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? असल में गाइस ये कहानी शुरू होती है क्रिकेट के जन्म से। असल में गाइस क्योंकि शुरुआती दौर में इस गेम को सिर्फ और सिर्फ रईसजादे ही खेला करते थे, तो इस गेम को भी उस दौर में जेंटलमैन गेम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय पर इंग्लैंड के बड़े बड़े घराने आपस में इस स्पोर्ट्स को खेला करते थे। अब क्योंकि उस समय व्हाइट कलर पहना सिर्फ और सिर्फ हाई क्लास लोगों के लिए ही वैलिड था, तो अक्सर लोग उस समय जब इस गेम को खेला करते थे या इस स्पोर्ट को खेला करते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर के ही कपड़े पहना करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और ये स्पोर्ट हर एक कंट्री में पहुंचा, तो क्योंकि इसका ओरिजिन ही व्हाइट कलर से हुआ था, तो शुरुआती दौर में सभी टेस्ट मैच में व्हाइट कलर की ही जर्सी को पहना जाता था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया दोस्तों जब लोगों के सामने सबसे पहली बार कलर टेलीविजन को लाया गया, जिसके आने के बाद लोगों को सारी ही चीजें तो कलरफुल दिखने लगी, लेकिन सभी क्रिकेटर्स हमेशा की तरह ही फीके फीके और व्हाइट कलर की जर्सी पहने हुए नजर आते थे, जिसके चलते हुए इस गेम को अपग्रेड करने के लिए सबसे पहली बार इस गेम में एक नए फॉर्मेट को लाया गया, जिसको की नाम दिया गया ओडीआई। और क्योंकि हर एक कंट्री उस समय काफी ज्यादा हाईटेक होता हुआ चला जा रहा था, तो हर एक कंट्री ने एक पर्टिकुलर कलर को चूज करके अपनी जर्सी को बनाना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते यही चीज टी20 में भी शामिल हो गई। तो फिर अगर ऐसे में अभी सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि क्योंकि अब प्रेजेंट डेट में जब सारी चीजें बिल्कुल ही तरीके से सही हो चुकी हैं, तो अब क्यों टेस्ट मैच में कलरफुल जर्सी का इस्तेमाल नहीं किया जाता? असल में गाइस इसके पीछे बहुत से कारण हैं। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है टेस्ट मैच का दिन में खेला जाना। असल में टेस्ट मैच फॉर्मेट में पूरा ही गेम दिन की रोशनी में खेला जाता है, और क्योंकि पूरे ही समय क्रिकेटर्स को धूप फेस करनी पड़ती है, तो अगर वो दूसरे कलर की जर्सी को पहनकर खेलेंगे तो एज कंपेयर टू ओडीआई या फिर टी20 उन्हें ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है बॉल का कलर। असल में टेस्ट मैच हमेशा ही रेड कलर की बॉल से खेला जाता है। अब अगर उस सिचुएशन में अगर कोई एक पर्टिकुलर टीम रेड कलर की जर्सी पहनकर ग्राउंड पर उतर जाए, तो उस कंडीशन में बॉल को रिकॉग्नाइज करना किसी भी टीम के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ओडीआई या फिर टी20 में बॉल के कलर को व्हाइट बनाया जाता है, ताकि उसे आसानी से ग्राउंड पर देखा जा सके। साथ ही साथ दोस्तों अब बात अगर तीसरे और मेन कारण की जाए तो वो है ऑथेंटिसिटी को दिखाना। असल में टेस्ट मैच को सबसे पुराना और क्रिकेट का इनिशियल स्वरूप माना जाता है, क्योंकि हकीकत में क्रिकेट स्पोर्ट की शुरुआत इसी फॉर्मेट से हुई थी, और इसलिए इसकी ऑथेंटिसिटी को बनाए रखने के लिए भी टेस्ट मैच में जर्सी के कलर के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाते। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों टेस्ट मैच में व्हाइट जबकि ओडीआई और टी20 में कलरफुल जर्सी का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।